तो देखो बच्चों, आज हम लोग एफए यानी फाइनेंशियल अकाउंट 1 करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में सबसे पहले हम लोगों का क्या क्या चैप्टर इन्वॉल्व है, हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, वो क्या है? इन्वेंट्री। कुछ चैप्टर ऐसा है जो हम लोग बीकॉम में ही पढ़ रहे हैं, 11-12 में नहीं पढ़े थे। कुछ चैप्टर ऐसा है 11-12 में अकाउंट्स में नहीं बल्कि कॉस्ट में पढ़े थे। जैसे जो इन्वेंट्री है ना, जब हम पूरी तरह से इन्वेंट्री पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री जो है ऑलरेडी आप कॉस्ट में पढ़ चुके हो। कॉस्ट एंड टैक्स था ना, उसमें पढ़ चुके हो। तो इन्वेंट्री। दूसरा आता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ओके। तीसरा सब चैप्टर आता है, पहला इन्वेंट्री हो गया, दूसरा सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम हो गया, तीसरा चैप्टर है बैड डेप्ट बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक है। फिर है डिप्रिसिएशन। फिर है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसी चैप्टर को बहुत लोग बोलता है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। छठा नंबर चैप्टर है बच्चा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सातवां नंबर चैप्टर इसमें एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा आठवां चैप्टर फाइनल अकाउंट। फिर नौवां चैप्टर एनटीओ और 10वां चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी आप पहले पढ़ चुके हो। इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स का दूसरा नाम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो ये है हमारा एफए। ये एफए कितने नंबर का है? ये आपका 75 मार्क्स का है। ठीक है बच्चा, ये जो एफए आप पढ़ोगे ये टोटल 75 मार्क्स का है। ओके। अब हम लोगों को जब पढ़ेंगे हम लोग ये चीज़, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले ये 10 चैप्टर दिख रहा है ना, एक चैप्टर और आप लोग जो ऐड कर लो, दैट इज 11 नंबर चैप्टर विच इज अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। और इसके साथ एक और चैप्टर है थ्योरी का, दैट इज कॉल्ड एएस। एएस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी एग्जाम में आता है, बट थ्योरी बहुत कम आता है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल आता है। हाँ, ये 11 चैप्टर अगर आप 12 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट है। ठीक है। अब इसमें हम कुछ कुछ चैप्टर बता रहे हैं जिसको एग्ज़ाम के लिए करना
मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य है, उससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा फिक्स। जैसे एक क्वेश्चन इन्वेंट्री से मिलेगा, एक सेल बैलेंसिंग सिस्टम से मिलेगा, एक सेल्स ऑन अप्रूवल से मिलेगा। ये तीनों चैप्टर तुम्हारा नया है और तीनों से मिलेगा। अच्छा, अब ये जो डबल गोल लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है? और वाला सिचुएशन, यानी डिप्रिसिएशन देगा या उसके और में पीबीडी देगा। डिप्रिसिएशन का थ्योरी देगा तो पीबीडी का सम्स देगा, अगर पीबीडीडी का सम्स देगा तो डिप्रिसिएशन का थ्योरी देगा। कुछ भी दे सकता है अल्टरनेटिव, एक का सम्स एक का थ्योरी, या फिर कभी कभी दोनों का प्रैक्टिकल ही दे देता है एक दूसरे के और में। उसके बाद रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट में कोई एक देता है। फाइनल अकाउंट कंपलसरी है, देगा ही देगा। अब एनटीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है ना? तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है और इसी प्रकार से आपका पेपर आता है। थोड़ा हम लोग दिखाते हैं हम लोग का नोट्स के हिसाब से। तो देखो यहाँ नोट्स जो है हम लोगों का जो कंटेंट में क्या है, अभी हम लोग पेज डिज़ाइन नहीं किए, पूरी तरह से चल रहा है डिजाइनिंग। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? डिप्रिसिएशन है, एक टॉपिक हो गया डिप्रिसिएशन। दूसरा हो गया इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, सेल बैलेंसिंग सिस्टम। ठीक है ना? ये सब चीज़ है। रुको, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव टू फाइल। तो ये है। फिर देखो सेल बैलेंसिंग सिस्टम है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंट्री सिस्टम, और देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो तुम लोग का हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिखे ना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ही तुम्हारा वो चैप्टर भी आ गया। कौन सा चैप्टर बोले तो? जो थ्योरी का बोले नहीं, सॉरी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ही एडजस्टमेंट एंट्री भी आ गया। ठीक है? अब देखो आज हम लोग जो करेंगे, सबसे पहले डिप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है? तो डिप्रिसिएशन करने के लिए अपने को क्या चाहिए? डिप्रिसिएशन करने के लिए सबसे पहले ही देखो, तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन करने के लिए अपने को यहाँ पे थोड़ा देख लो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ठीक है? हम लोग डिप्रिसिएशन का अभी शुरू करेंगे, यहाँ क्वेश्चंस वगैरह है। तो डिप्रिसिएशन चालू करने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन का पुराना दिन याद करना होगा, यानी कि हम लोग पहले कभी डिप्रिसिएशन पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं? हाँ, तो वो डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे पढ़े थे देखो। तो अभी हम लोग को क्या करना है, आ जाओ। सबसे पहले डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन है क्या, हम लोग समझेंगे डिप्रिसिएशन है क्या। डिप्रिसिएशन को हिंदी में बोला जाता है बाबू घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। घर्षण का मतलब घिसावट। जैसे कि कोई भी फिक्स एसेट्स, यानी कि कोई भी फिक्स टेंजेबल एसेट्स, एनी, सॉरी, देखो, डिप्रिसिएशन इज ए reducing depreciation is a reducing value of fixed tangible assets। क्या बोला? डिप्रिसिएशन इज ए रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल। ठीक है? टेंजिबल का स्पेलिंग तो गलत लग रहा है, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है? कोई भी फिक्स एसेट्स, ठीक है, उसका वैल्यू जब रिड्यूस होता है, क्या होता है बच्चा? रिड्यूस होता है, तो उसके रिड्यूसिंग वैल्यू को ही
हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे कि डिप्रिसिएशन कैसे होता है। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या सीखेंगे? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन निकालने का कितना तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स, सॉरी, सबसे पहला तरीका को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, दूसरा मेथड जो इसी का दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इसका और एक नाम होता है, दैट इज नोन एज ओरिजिनल वैल्यू मेथड। ठीक है बच्चा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा ओरिजिनल वैल्यू मेथड। ये तीनों नाम जो है वो एक ही टेक्निक, एक ही मेथड का है। ठीक है, अब दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का और एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, इसका एक और नाम होता है, बता सकते हो? हाँ बच्चा, क्या नाम होता है? और एक, इसको और एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। यानी कि देखा जाए तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था तो यही दो मेथड पढ़ा था, इसके अलावा तीसरा कोई मेथड आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे अंत नहीं होता है, और भी मेथड होते हैं। तीसरा मेथड को हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड। ओके, चौथा एसेट डिस्पोजल मेथड। एसेट डिस्पोजल मेथड। ये एसेट डिस्पोजल मेथड जो होता है ना, वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड के अंदर ही आता है। लेकिन और भी बहुत सारा मेथड है, लेकिन एग्जाम में एक और मेथड है जो आता है, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है बच्चा? सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, अब ये सिंकिंग फंड मेथड जब हो जाता है तो एक और मेथड है जो हम लोगों को सुनने में आता है, जैसे कि इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड क्या होता है? जैसे कि मान लो तुमने डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका पहले एसेट्स सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड से स्टार्ट किया, लेकिन अचानक से तुमको रियलाइज़ हुआ कि हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन नहीं निकालना चाहिए था, हमको डिप्रिसिएशन किस मेथड से निकालना चाहिए था? चेंज ऑफ मेथड नहीं, मान लो दूसरा मेथड से, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस से निकालने से उचित होता, तो तुम क्या करोगे? उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, तो उसमें उसको बोलते हैं चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड जो होता है उसमें दो या दो से अधिक तरीके का टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो आज बेसिकली जो हम लोग सवाल करने वाले हैं बच्चे, वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सीखेंगे। ओके, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में
सबसे पहले इसका डिप्रिसिएशन निकलता क्या है, कैसे है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके बच्चा, तो देखो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अगर हम कर रहे हैं तो इस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको डिप्रिसिएशन निकालना है। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बच्चा एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसमें ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, एस्टिमेटेड लाइफ या एक्सपेक्टेड लाइफ भी बोल सकते हो, ऑफ एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स हमारे पास है उसका जीवन कितना है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक मशीन का कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपया है। आपने 1 लाख में एक मशीन को परचेज किया। अब उसमें आपने क्या कर दिया, इंस्टॉलेशन किया, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन में आपने क्या किया बच्चा, सपोज इंस्टॉल करने का इरेक्शन चार्ज दिया 10,000, ओके। उसके बाद आप उसमें क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। क्या माइनस कर रहे हो, स्क्रैप वैल्यू। मान लो स्क्रैप वैल्यू दिया है आपका 5,000 रुपया और उस मशीन या एसेट्स का जीवन है 10 साल। ये एग्जाम्पल है, इमेजिनरी फिगर है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, 1,10,000 में 5,000 माइनस होगा तो 1,05,000, उसमें डिवाइडेड बाई 10, यानी वैल्यू आ गया आपका ₹10,500। ये आपका क्या हो जाएगा, ₹10,500 इज योर आंसर। ओके, एनी डाउट। इंस्टॉलेशन चार्ज क्या होता है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बच्चा पूछा है इंस्टॉलेशन चार्ज होता क्या है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज का मतलब होता है जब, जैसे मान लो जस्ट एन एग्जांपल, हम ये एसी खरीद के लाए, ठीक है। तो एसी तो आ गया, एसी क्या हम खुद लगा लेंगे, तो कोई लगाने के लिए आएगा, तो मशीन लगाने का कुछ चार्ज लेगा। तो वो जो चार्ज लेता है वो मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। समझ में आया। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का बहुत सारा फिक्स एसेट्स होता है, वो यूज़ होने से पहले उसके लिए जो चार्जेस पे करना पड़ता है वो इंस्टॉलेशन चार्ज कहलाता है। ओके, एनी डाउट। अच्छा, अब सिर्फ इतना कैलकुलेशन सीख जाने से आपका सवाल नहीं बनेगा। आपका सवाल बनाना है बच्चे, तो उसके लिए ये अकाउंट्स है, तो अकाउंटिंग एंट्री भी जानना होगा। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इसमें क्या होगा, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके देखो, अब देखो एक जन पूछा स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे ना बाबू, कहाँ था, यहाँ था। स्क्रैप वैल्यू का मतलब समझा देते। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है कि तुम साहू जी है ना कि जायसवाल, जायसवाल क्या चीज़ का बिजनेस है तुम्हारा, क्या है, तो जॉब करते पापा, अच्छा ठीक है। जनरली क्या होता है, बहुत सारा साहू जी जायसवाल जी लोग का बिजनेस होता है स्क्रैप का। इसीलिए पूछे, स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी, ठीक है। जैसे आप एक तो ऑटो तुमने परचेस किया, अब ऑटो का लाइफ दिया है 15 साल। अब वो 15 साल के बाद वो क्या है, सिर्फ लोहा है, वो चलने योग्य नहीं है क्योंकि उसको चलाने का लाइसेंस नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग उसको क्या मानेंगे उस केस में, उसको स्क्रैप मानेंगे यानी रद्दी मानेंगे, किलो के हिसाब से बेच देंगे। जब तुम्हारा एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, उस एसेट्स को कोई प्रोडक्शन के काम में नहीं लगा सकते हो और उसको बेचने से कुछ पैसा प्राप्त हो जाता है, तो उस परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नहीं। आगे बढ़े। अब देखो, अब हम तुम लोग को क्या बताना चाह रहे थे, अकाउंटिंग एंट्री मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ये तो हमको समझ में आ गया कि सर हम डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, लेकिन कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज भी तो होगा जिसके मदद से हमको समझ में आएगा कि हमको एंट्री कैसे पुट करना है। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग एंट्री सबसे पहले इसमें क्या है कि वेन, बहुत लिमिटेड एंट्री है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। वेन एसेट्स परचेज, ठीक है, वेन एसेट्स परचेज, ठीक है, जब भी तुम एसेट्स परचेज करोगे तो तुम्हारा एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ओके। दूसरा एंट्री क्या होगा इसमें, दूसरा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वेन डिप्रिसिएशन चार्ज्ड एनुअली, जब डिप्रिसिएशन साल में चार्ज करते हैं, दो समय चार्ज हो सकता है डिप्रिसिएशन, या तो एनुअली चार्ज होगा या फिर डिप्रिसिएशन बेचने से पहले चार्ज होगा, ठीक है, और हमेशा कैलकुलेशन जो है साल के अंत में ही करेंगे, ठीक है। तो जब डिप्रिसिएशन करेंगे तो डिप्रिसिएशन का एंट्री होता है डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, क्या है, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तीसरा नंबर क्या है, थर्ड नंबर, पहला हो गया व्हेन एसेट्स परचेज, दूसरा हो गया व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज, ठीक, एक क्या कर दिए तुम, परचेज किए, दूसरा डिप्रिसिएशन चार्ज किए, ठीक है। दो नंबर का मतलब सिंपल है कि व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज एनुअली, यानी कोई एसेट्स हम साल भर यूज किए तो उसके वैल्यू में गिरावट आएगा, तो गिरावट आएगा, तो इस तरह का ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन, और जब इंटरनल ट्रांजैक्शन है तो उसका वैल्यू कम हुआ है तो उसका रिकॉर्ड तो करेंगे ना हम, तो उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री होता है डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स का मतलब तुम्हारा एसेट्स को तुमने यूज़ किया, तो यूज़ किया मतलब तुमने बेनिफिट डिराइव किया, जब बेनिफिट डिराइव किया तो तुम्हारा एक्सपेंस क्रिएट हुआ, एक्सपेंस बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट, और टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तीसरा नंबर, व्हेन एसेट्स सोल्ड, तो बच्चा जब हम एसेट सोल्ड करते हैं ना तो दो सिचुएशन आता है। सिचुएशन वन कि हमने मान लो लॉस क्रिएट किया, यानी एसेट्स को जब बेचा तो हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर हमको एसेट्स को बेचने से लॉस हो रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट, ओके, ठीक। दूसरा सिचुएशन है जहां पे हमको लॉस नहीं हुआ बल्कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है,
जहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट वाले सिचुएशन में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और टू पीएल अकाउंट। यानी कि ऊपर में जो पहला हुआ वो हमारा क्या था? लॉस। पीएल को जब डेबिट करते हैं तो लॉस को इंडिकेट करता है, और जब पीएल को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नो? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए तीसरा, ये इतना एंट्री भी अगर आपके जहन में है, देखो हम ज़्यादा बोझिल करके नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो कि साइंस पढ़ा उसके बाद उसको जर्नल एंट्री पहले से नहीं आता है। तो उस केस में, अच्छा उतारना है क्या? अच्छा अच्छा जर्नल एंट्री। अच्छा देखो, तो क्या है, बहुत सारे लोगों का बेस कॉन्सेप्ट क्लीन नहीं रहता पहले से, और अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट का और और भी अदर इंटरेस्ट समझाने जाएं इसमें तो दिक्कत होगा। लेकिन इसमें ये तीन एंट्रीज अगर पता हो किसी को तो ही उसका काम हो जाएगा। तो देखो अच्छे, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब अब सम्स की ओर, मतलब इसको करने के बाद हम लोग डायरेक्ट सम्स कर सकते हैं, कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सम्स करने के लिए अपने को क्या करना होगा बच्चा? सम्स करने के लिए क्वेश्चन में जाना होगा। तो क्वेश्चन को देखिए, डिप्रिसिएशन का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। देखो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन ऑन। इस क्वेश्चन में ना तुम्हारा डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम डेट को सही से नहीं समझोगे तो हमेशा सवाल करते समय तुमसे गलती होगा। क्या लिखा है? ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2015 को तुमने मशीन को खरीदा है। एक चीज़ और देखना, कई बार सवाल में तुमको दिया रहेगा कि तुम मशीन को खरीदे हो, और कई बार तुमको दिया रहेगा कि तुम मशीन को खरीदे नहीं हो बल्कि पहले से बैलेंस दिया हुआ है। दैट बैलेंस इज नोन एज ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो ऑन 1 जनवरी 2015 अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1,00,000। मशीन कितना में परचेज किया बच्चा? 1,00,000 में। इंस्टॉलेशन चार्ज बीइंग ₹5,000। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है? 5,000 रुपया। इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड 3 ईयर। आप उसके लाइफ को कितना साल एस्टिमेट कर रहे हो? 3 साल। एंड स्क्रैप वैल्यू और एट ₹12,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 12,000। डिप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब एक चीज़ तुमको समझाना जरूरी है, ये जो डिप्रिसिएशन है वो हम पहला वाला क्या बोले? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। इसका मतलब क्या है? इसका इंस्टॉलेशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब डिप्रिसिएशन जब तुमने निकाला, एक बार जो निकाल लिया वो निकल गया, वो फिक्स्ड हो गया, वो दोबारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसा गड़बड़ी कर देते हैं कि डिप्रिसिएशन हम मान लो निकाल रहे हैं, और निकालते समय एक बार वैल्यू आ गया, जैसे जस्ट एन एग्जांपल समझ लीजिए कि 1,00,000 रुपया का सपोज आप डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो 1,00,000 का डिप्रिसिएशन कितना आया? 10%। तो अगर 10% निकाल रहे तो कितना आ गया? 10,000। तो ये 10,000 हो गया डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन अगले नेक्स्ट ईयर भी निकलेगा तो भी उसी 1,00,000 के ऊपर ही 10% निकलेगा, तो बार बार वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही निकलेगा। इसीलिए इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन समझाए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है 1 जनवरी 2015 को मशीन परचेज किया, कितना रुपया का? 1,00,000 का।
इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है 5,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है 12,000। यानी बच्चा अगर हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकालने का कोशिश करें, ठीक है, मान लो डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 1,00,000 हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना, उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है 5,000 रुपया है, माइनस क्या है स्क्रैप वैल्यू 12,000 रुपया है। ठीक है, अब इस मशीन में क्या बोला है, देखो क्लियर। अब इसमें लाइफ उसका कितना दिया बच्चा यहाँ पे, देखो दिया ना 3 ईयर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3 ईयर। अब आप देखिए उसका जो डिप्रिसिएशन एनुअल डिप्रिसिएशन है वो कितना निकल के आ रहा है, 1,05,000 में 12,000 माइनस कीजिए। यूज कैलकुलेटर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलेटर अलाउ है, आप कर सकते हैं, कीजिए कैलकुलेटर। 1,05,000 माइनस 12,000 कीजिए, कितना आ रहा है वैल्यू? अरे भाई देखो 1,05,000 में से 10,000 माइनस करोगे 95,000 आएगा, 2,000 माइनस करोगे 93,000 आ जाएगा। अब 93,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 और 1 यानी 31,000 पर एनम। डिप्रिसिएशन कितना आया 31,000 पर एनम। देखो कैलकुलेटर यूज करके भी इतना दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला ये तो आपको पता चल गया कि एक साल में डिप्रिसिएशन मेरा कितना निकलेगा 31,000 निकलेगा। कोई डाउट है बच्चा? नहीं ना। अब यहाँ पे आगे देखिए, डिप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब एक बार जो निकला बार बार वही निकलेगा। द मशीन वॉज सोल्ड एज स्क्रैप, मशीन क्या किया बिक्री हुआ, किस बेसिस पे? स्क्रैप के बेसिस पे। कितना 18,000, जबकि यहाँ स्क्रैप वैल्यू कितना दिया था 12,000, लेकिन ये स्क्रैप वैल्यू कितना हो गया यहाँ 18,000। ऑन द सेम डेट आप एक नया मशीन परचेस कर रहे हो, कितना में 1,20,000 में, और यहाँ बोला है शो द मशीन अकाउंट 2015 से लेके 2017। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक तो एनुअल डिप्रिसिएशन 31,000 आंसर आ गया तुम्हारा, है ना, और दूसरा आंसर भी आ गया। कैसे? देखो स्क्रैप वैल्यू कितना था 12,000, तुम बेच दिए कितना में 18,000 में, देखो था ना, तो फायदा हुआ ना बेच के 6,000। दो आंसर आ गया, तीसरा आंसर बैलेंस निकालना है ना। तो सवाल करें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन टानेंगे। डेबिट, सॉरी डेबिट क्रेडिट के पहले तो क्वेश्चन नंबर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या था? क्या नाम है कंपनी का, देखो इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का कुछ नाम नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट 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 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। ओके बच्चा, लाइन टानेंगे हम लोग। हाँ दिया रहेगा।
देखो यहाँ पे डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट डेट पार्टिकुलर यार कौन कौन डिस्टर्ब करने के लिए। तो देखो बच्चों, मशीनरी अकाउंट हम लोग खोल चुके हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था हम लोगों का, सबसे पहले बोला था क्वेश्चन में 1 जनवरी 2015 अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1 लाख, ठीक है, और इंस्टॉलेशन किया 5,000, ठीक है, ओके। तो हम 1 जनवरी 2015 का पहले एंट्री करेंगे। तो 1 जनवरी 2015 का एंट्री क्या होगा, तुमने मशीन खरीदा है तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ जाएंगे और क्या लिखेंगे, देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट है, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना तारीख को, 1 जनवरी 2015, यही है ना। तो कितना रुपया में परचेज किया, 1 लाख रुपीज़ में परचेज किया, यही ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज मशीन या परचेज, ठीक है। दूसरा, इसी डेट पे इंस्टॉल भी किया है। इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन में आपका 5,000 खर्चा हुआ, ये 5,000 यहाँ पुट कर दिए, ओके। एनी डाउट। अब जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो कैसे डिप्रिसिएशन निकलेगा वो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डिप्रिसिएशन आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से निकालना है। 31 दिसंबर 2017 तक द मशीन वॉज सोल्ड 18,000 ऑन द सेम डेट, नया मशीन, ठीक है। तो पहले तो 2015 है, तो 2016 में तो बेचा नहीं होगा मशीन, ठीक है, 2017 में बेचा है। तो प्रत्येक साल हम क्या करेंगे, उसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हम क्या किए, पहले 31 दिसंबर 2015 बाई डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेशन करके निकाल चुके थे, फिर भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। अभी जो दिखाए थे ना वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप लोग एग्जाम में ऐसे शो कीजिएगा। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में ये क्या है, वर्किंग नोट नंबर 1 है। डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 लाख प्लस करेंगे 5,000, दैट इज 1,05,000, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 12,000 और डिवाइडेड बाय उसका लाइफ है 3 साल। तो यहाँ पे कितना आएगा, 93,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ₹31,000 पर एनम, ओके। तो ये 31,000 हम यहाँ पे नोट 1 के हिसाब से पुट कर दिए। एनी डाउट बच्चा। अब देखो, लेजर जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ है ना। ये 1 लाख प्लस 5,000 जोड़ के कितना, 1,05,000, जो बड़ा होता है उसको दोनों साइड में पुट कर दो। अब इस 1,05,000 में से 31,000 को माइनस करो, और ये जो माइनस आएगा वो बाई बैलेंस CD कहलाएगा। तो 1,05,000 से बेटा 31,000 माइनस किएंगे तो कितना आएगा बताओ, 1,05,000 माइनस 31,000, 1,05,000 से माइनस करोगे 30,000 तो तुम्हारा आएगा 75, और 76,000 आएगा। तो करके देखो कैलकुलेटर से, 1,75,000, हाँ सॉरी 74,000 आएगा, ठीक है, 74,000। अब यहाँ पे ये जो डेट है ये 31/12/2015 का डेट है। अब टू बैलेंस BD कितना है, 74,000,
ये पुट कर दिए 1/1/2016। लेकिन एक बात बताओ, क्या 1/1/2016 को आपने प्रोडक्ट को बेचा है? नहीं बेचा है। आपने कब बेचा है? प्रोडक्ट को देखो, आपने बेचा है कब बेटा? आपने बेचा है 31 दिसंबर 2017। तो अभी जब तक 31 दिसंबर 2017 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो फिर आया 31/12/2016। तो एक साल के बाद हम बाई डिप्रिसिएशन निकाल दिए। कितना आएगा? 31,000 निकालें तो यहाँ पे 74,000। तो 74,000 से माइनस करो 31,000 तो क्या होगा? बाई बैलेंस सी डी 74,000 से 43,000। वेरी गुड। अब इस 43,000 को हम क्या करेंगे? सी डी से बी डी, टू बैलेंस बी डी किया, कितना? 43,000 1/1/2017। ओके, कोई दिक्कत? अब ये 43,000 है, दिख नहीं रहा ढंग से। 43,000। अब यहाँ क्या करेंगे? बाई डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। 1/12/2017 इसी डेट पे बेचा है, तो बेचने से पहले हम क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डिप्रिसिएशन आ गया 31,000। अब तुम देखो, हमारे पास जो 31,000 है इंटू 3 करने से 93,000 आ रहा है, और 1,05,000 में 93,000 माइनस कर दिया तो उसका स्क्रैप वैल्यू बचा कितना? 12,000। लेकिन तुम 12,000 का माल को कितना में बेचे? 18,000। ये तुम्हारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये तुम्हारा है सेल प्राइस। सेल प्राइस यहाँ ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कि 6,000 रुपया क्या हो जा रहा है? प्रॉफिट हो रहा है लॉस के बदले, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चा? बाई बैंक अकाउंट डैश कितना में बेचा? 18,000 में बेचा, यही ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। ओके, कितना? 6,000। एनी डाउट? सॉरी, यहाँ पे डेट चेंज होगा। डेट क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये 31/12/2017 का घटना है, ठीक है। यहाँ 1/12 नहीं 31/12 होगा, ठीक। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? उसी दिन जिस दिन आपने बेचा है उसी दिन एक नया मशीन 1,20,000 का परचेज भी किया है। तो आप 1,20,000 का परचेज किए टू बैंक अकाउंट परचेज। आपने क्या किया बेटा? नया मशीन परचेज किया, कितने का? 1,20,000, यही ना बच्चा। आप 1,20,000 रुपया में परचेज किए, तो बाई डिप्रिसिएशन, सॉरी एक सेकेंड, अब हमको बताओ आप परचेज कब किए? क्लोजिंग डेट में। आप परचेज कब किए बच्चा? क्लोजिंग 31/12/2017, यानी कि लास्ट डेट में परचेज किए। तो एक दिन पहले आपने परचेज किया या एक दिन लास्ट दिन परचेज किया, तो इसका कोई डिप्रिसिएशन निकलेगा क्या? निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो यहाँ कोई डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। यही अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग अमाउंट हो जाएगा, दैट इज बाई बैलेंस सी डी। कितना रुपया? वही 1,20,000, कुछ भी घटेगा नहीं। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे डबल डाल के, 1,20,000 और यहाँ 49,000, 1,69,000 आ जाएगा टोटल, 1,69,000। और ये CD को 1/1/2018 का ओपनिंग कर देंगे टू बैलेंस BD, दैट इज 1,20,000।
क्लियर, समझ में आ गया। आगे का क्वेश्चन जो है हमारा वो होमवर्क रहेगा। आप लोगों को ग्रुप में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। यानी कि होमवर्क जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।